पड़ी है क्लासिफिकेशन, क्लियर है क्लासिफिकेशन। एक एक वर्ड पूछूंगा, ज्यादा नहीं बेटा। विनाइल किसे कहते हैं? विनाइल क्लोराइड, VINYL, विनाइल क्लोराइड किसे कहते हैं? गलत बात है, थोड़ा रिवाइज करके आया करो तो आप अपने आप इंटरेस्ट आएगा, आप पढ़ के आए हो। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर कोई ग्रुप लगा है हेलोजन तो विनाइल हैलाइड होता है, थोड़ा पढ़ के आओ। बेंजाइल किसे कहते हैं? वेरी गुड, बेंजीन की रिंग के अगले कार्बन जो एलाइल का बड़ा भाई कहते हैं, तो डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ बेंजाइल। यहां तक क्लियर। क्लासिफिकेशन के बाद नॉमेनक्लेचर आया IUPAC। एक एग्जांपल पूछ के देख ले रहे हैं ऐसे। ये बेटा हमारी चेन 3 कार्बन की है, यहां क्लोरीन लगी है, यहां 1 कार्बन है, यहां 2 कार्बन है, ठीक है। और कार्बन बोलने का मतलब ये वैलेंसी आप पूरी अपने आप समझ लेंगे, ठीक है। तो सिंपली इसका IUPAC नेम पूछना है, ऐसे ही बता देंगे। अरे आराम बोलना नहीं है, आपने लिख लिया है, बहुत है, आप बोलो बेटा। ठीक है, वेरी गुड। ये लॉन्गेस्ट चेन है, यही नंबरिंग चाहे इधर से करें चाहे उधर से, ठीक है। तो इसलिए 3 मिथाइल पेंटेन, वेरी गुड। तो आपको ये नॉमेनक्लेचर होपफुली क्लियर है, डन। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं। अगली हेडिंग थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। आज क्वेश्चन पूछ के देख ले रहे हैं, ठीक है। बताना बेटा, इसमें एक रिएक्शन थी स्वार्ट्स रिएक्शन, क्या था? तो यहाँ ना NaF ज्यादा अच्छा नहीं है, हेवी मेटल फ्लोराइड्स हैं, AgF है, HgF2 है, SbF3 है, ये ठीक है। तो NaI वाली रिएक्शन जो है वो आप कंफ्यूज हो रहे हो, वो फिनकेल्स्टीन रिएक्शन है और ये स्वार्ट रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज की, ठीक है। बताना बेटा, बाल्स-शिमान रिएक्शन कल पढ़ी थी हमने। गुड बेटा, बात नहीं करिए। गुड, सही। तो आपको पहले कहना क्या चाहिए? टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन, ये मेथड फ्लोरोबेंजीन के लिए सही कह रहे हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं, जैसे N2Cl कह रहे हो आप, ज्यादा अच्छा है सिंबल की जगह शब्द बोले, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्टेड विद, अब HbF4 चलेगा, फ्लोरोबोरिक एसिड नहीं भी बोल रहे तो HbF4 यहां चलेगा, और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड या एडिशन प्रोडक्ट बनता है, विच ऑन हीटिंग गिव्स फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए है बाल्स-शिमान। स्वार्ट सॉरी दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं, सिंबल्स में याद करो गड़बड़ हो जाएगा, नाम से याद करो। गुड, बिल्कुल ठीक है, बस NaNO2 एंड HCl शुरू में और बोलना था, बाकी ठीक था, क्योंकि एक्चुअली वो HNO2 था, ठीक है। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होती है और नाइट्रस एसिड अनस्टेबल है, तो NaNO2 एंड HCl ये सैंडमेयर है। तो क्लियर है प्रिपरेशन, इसका मतलब सारी आपको। अल्कोहल से बता दो बेटा हेलोएल्केन कैसे बनेंगे। अल्कोहल से हेलोजन एसिड रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो होगा। बेटा एल्कीन से हेलोएल्केन कैसे बनेंगे? गुड, तो एल्कीन से हेलोएल्केन बनाने के लिए मार्कोनी एंटी मार्कोनी हो सकता है। बताना बेटा, ये एक रिएक्शन लिखी है हमने, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, एरो के ऊपर लिख दिया परऑक्साइड, कोई भी नाम लिख देते हैं, या बेंजोइल परऑक्साइड। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 क्लोरोप्रोपेन या 2 क्लोरोप्रोपेन? 1 क्लोरो या 2 क्लोरो बताओ ना, समझ में आ गया इसका क्या कह रहे हो? 2 क्लोरो बनेगा। एक मिनट, क्यों? गुड, परऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए होता है, HCl के लिए नहीं होता, और इसीलिए जल्दबाजी में हमारा आंसर गलत हो जाता। तो ये HBr अगर होता तो 1 क्लोरो था, 1 ब्रोमो था, ठीक है, क्लोरो तब भी नहीं आएगा, ब्रोमो, ठीक। तो ये जरा ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चन हमसे गलत ना हो। नेक्स्ट बेटा, बात नहीं कर,
ये लिखा है बेंजीन और बेंजीन के ऊपर ये लिखा है CH2CH3 यानी इथाइल बेंजीन, और इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कर रहे हैं, ठीक है। और यहां एरो के ऊपर लेट सपोज सनलाइट लगा है, प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। एक एक जना बोलना बेटा। चलिए समझ गया आपका आंसर, वेरी गुड। ये यहां पे आएगा Cl, यहां पे, ठीक है, यहां पे क्यों आएगा, ये बेंजाइलिक है, एलाइलिक से भी ज्यादा स्टेबल बेंजाइलिक इंटरमीडिएट है, यहां आएगा। बता बेटा, यही क्वेश्चन FeCl3 या आयरन कैटलिस्ट है। वेरी गुड। मेजर कौन सा होगा, वेरी गुड। तो कल हमने पढ़ा था कि ये वाला कंपाउंड यहां पे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है और साथ में प्लस M के साथ प्लस I भी है, इसलिए ऑर्थो वाला मेजर बनेगा पैरा। क्लियर है इसका मतलब प्रिपरेशन सारे? चाहिए Cu2Cl2 एंड एसिड, हाँ दोनों में देखो, एक में है कॉपर प्लस HCl तो वो गेटरमैन है, और सैंडवेयर में CuCl एंड HCl, CuCl डाइमर में एग्जिस्ट करता तो Cu2Cl2 एंड HCl, ठीक है। नेक्स्ट, आज हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई कि हेलो एल्केन्स कितने तरह की रिएक्शन शो करता है। तो बेटा हेलो एल्केन में एक रिएक्शन होती है SN यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी होती है रिएक्शन विद मेटल्स, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनना, वुड्स होना, फ्रैंकलैंड होना, कोरे हाउस होना, ये वाली। और एक होती है इलिमिनेशन, और ये इसलिए होनी है, जहां सब्स्टिट्यूशन होता है वहां एलिमिनेशन चलता ही चलता है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन हमने पढ़ा ही है। तो अब यहां सबसे पहले SN सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये अंतर पूछा जाता है SN1 और SN2 में क्या अंतर है, क्लियर। तो SN1 का 1 क्या एब्रीविएट कर रहा है, व्हाट इज 1? 2 स्टेप, मारा छापड़, वेरी गुड। ये काइनेटिक्स बता रहा है कि ये या तो आपको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है बेटा, बात नहीं, या इसे कह देते हैं फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसका एब्रीविएशन ध्यान रखना है, ये यूनिमोलिकुलर है। ये कोई नहीं कहेगा स्टेप कितने हैं, क्योंकि ये तो हमने एक खाली अंदाजा लगा के रटने के लिए कहा है, स्टेप कई सारे होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो मेन थे हम वो बताते हैं कि डायगोनल याद कर लो भैया, ये मत कहना ये 1 स्टेप है, इसमें भी कई स्टेप हो सकते हैं। तो आप ये कहेंगे बाई मॉलिकुलर या सेकेंड ऑर्डर है, ये यूनिमोलिकुलर या फर्स्ट ऑर्डर है, क्लियर है। तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि ये एक्सटर्नल फैक्टर टेम्परेचर या बाकी किसी फैक्टर से इसमें पहले टूट जाता है, और अगले स्टेप में जो भी अटैकिंग रिएजेंट आना है, जो भी न्यूक्लियोफाइल आना है, वो यहां से आके अटैकिंग रिएजेंट या न्यूक्लियोफाइल अगले स्टेप में जुड़ता है। डन। तो यहां पे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन बनता है, और क्योंकि इंटरमीडिएट बन रहा है और वो भी कार्बोकैटाइन बन रहा है, तो 3 डिग्री आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री 1 डिग्री। तो ये रिएक्शन टर्शरी में फास्ट होती है, प्राइमरी में स्लो होती है। जैसे उन्होंने दे दिया ना नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल, तो टर्शरी ब्यूटाइल में ये रिएक्शन फास्ट होगी, नॉर्मल में ये होगी। इज इट क्लियर? यहां कार्बोकैटाइन बनता है इंटरमीडिएट। यहां पे क्या होता है कि ये RX है, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और सीधा हमें बाद में प्रोडक्ट ये मिलेगा, यानी हमें जो बाद में प्रोडक्ट मिल रहा है वो R के जिस तरफ X लगा था उससे अपोजिट तरफ न्यूक्लियोफाइल नया लगा हुआ दिखेगा। तो हमने एक बीच का अंदाजे से स्टेप ले लिया है और इसे कह दिया है ट्रांजिशन स्टेट। क्यों कहा? क्योंकि हमें आइसोलेट नहीं कर मिली, हम इसको अलग नहीं कर पाए, तो हमने कहा बस इस फेज के थ्रू शायद ये काम हुआ होगा और यहां से X निकला होगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ा होगा, ट्रांजिशन स्टेट। यहां कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3d मानते हैं, जबकि कार्बन में D होता नहीं, तो ये एक्सेप्शंस हैं। क्यों माना sp3d? क्योंकि यहां 5 चीजें जुड़ती हुई दिख रही हैं कार्बन से, भले ही आधी आधी जुड़ रही, वैलेंसी तो फ्रैक्शन में मानते नहीं है, तो इसीलिए यहां
मान लेते हैं हाइपोथेटिकल पेंटावेलेंट कार्बन है, फिलहाल ये ट्रांजिशन स्टेट आके तब प्रोडक्ट बना है, डन। तो यहां पहला पॉइंट आया कि न्यूक्लियोफाइल तब अटैक करेगा आसानी से जब ये वाला कार्बन एक्सपोज्ड ज्यादा होगा, लेस बल्की होगा, जिससे कि अगर इस कार्बन से तीनों तरफ एल्काइल मिथाइल मिथाइल या बल्की ग्रुप लगे हैं और यहां हेलोजन लगी है, अटैक पीछे से होना है। क्यों? क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल है, दोनों रिपेल करेंगे। और अगर यहां बल्की ग्रुप लगे हैं तो ये मुश्किल से अटैक करेगा। इसे कहते हैं केमिस्ट्री में स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपको वर्ड्स ऑब्जेक्टिव लेवल के लिए ध्यान रखने हैं, ऑप्शन वाले पेपर के लिए, कि यहां स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकती है और उस हिंड्रेंस की वजह से लाइटर विल मोर प्रेफर्ड। अब पता गलती क्या हो जाती है, वो कह देते हैं कि भाई SN1 रिएक्शन में हैवियर प्रेफर है क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो क्या SN2 में लाइटर प्रेफर है क्योंकि कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है? तो आपको कहना है वहां कार्बोकेटाइन की बात ही नहीं हो रही, वहां कार्बोकेटाइन से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बात सही है कि इससे उल्टी रिएक्शन है, या 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है या 1 डिग्री, लेकिन इसका रीजन है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और इसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो रीजन दोनों के अलग अलग है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ गया? अगला पॉइंट यहां पे गारंटेड, अगर इस R से इधर X लगा था तो इधर NU लगा, यानी एक ही प्रोडक्ट बनेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। या तो वो शुरू में अगर D था तो L बन गया, L था तो D बन गया, मतलब कोई एक स्टीरियो आइसोमर बनेगा। तो यहां प्रोडक्ट में सिंगल स्टीरियो आइसोमर, और कुछ बुक्स पुराने लेवल की ये कह देती हैं कि इसको वाल्डन इन्वर्जन कहेंगे। इन्वर्जन मतलब उल्टा हो गया, यानी जो फॉर्म शुरू में D थी वो बाद में L बनने लगी, तो वाल्डन इन्वर्जन कहने लगते हैं। वो वर्ड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये तो था कंपाउंड RX, यानी RCl CH3Cl, वो बना हुआ CH3OH, कंपाउंड ही अलग अलग है। और वाल्डन इन्वर्जन का मतलब होता है एक ही कंपाउंड की D फॉर्म से उसी कंपाउंड की L बनना। ये वाला कंपाउंड ही नया है, तो इन्वर्जन कैसे हो गया? इज इट क्लियर? तो इसीलिए वाल्डन इन्वर्जन की जगह अब ज्यादा करेक्ट माना जाता है, ये बोलिए सिंगल स्टीरियो आइसोमर बनेगा, चाहे वो D बने चाहे L। या दूसरी लैंग्वेज में कह देते हैं 100% इन्वर्जन हो गया। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो यहां थी वो 100% नई एक्टिविटी आ गई, 100% इन्वर्जन। जबकि यहां पे हम कहते हैं 50-50 ब्रिटेनिया का, ठीक है? तो ये 50-50 क्या है? 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन। क्यों? क्यों? एक एक जना, ठीक है। इसमें वर्ड आपको ये बोलना था कि यहां जो कार्बोकेटाइन बनता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है प्लेन ट्रायंगुलर, और उस प्लेन ट्रायंगुलर में दोनों तरफ से अटैक हो सकता है क्योंकि वो टेट्राहेड्रल या और कोई शेप नहीं है। प्लेन ट्रायंगुलर सिमेट्रिकल है, चाहे इधर से अटैक हो चाहे इधर से अटैक हो। इसके बाद वो टेट्राहेड्रल में जब चेंज होगा तो दो तरह के टेट्राहेड्रल बन सकते हैं, एक क्लॉकवाइज वाला एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां इसके कार्बोकेटाइन की शेप को बोला जाता है कि ड्यू टू प्लेन ट्रायंगुलर ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकेटाइन, यहां पे कोई हिंड्रेंस वो वाली नहीं है, दोनों तरफ से अटैक होकर प्रोडक्ट बन सकता है। अब पूछो कोई एग्जांपल, ये लिखे तो नाम 321 बेटा। फिर से सुनो, ऐसा मैंने भी नहीं कहा या कहीं लिखा भी नहीं है कि अगर कोई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो उसमें SN1 नहीं हो सकती, या कोई टर्शरी है तो उसमें SN2 नहीं हो सकती। मतलब ये तो मैकेनिज्म है, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट करते हैं तो पता लगता है। लेकिन टर्शरी वाले में 90% चांसेस होते हैं SN1 होने के, 10% SN2, और प्राइमरी वाले में 90% चांसेस होते हैं SN2 के। और बाकी ये कंडीशंस टेम्परेचर या पीएच ऑफ मीडियम या बाकी एक्सटर्नल फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। तो ये कोई डायरेक्ट नहीं है कि रिएक्शन देखते ही आपको ये SN1 को फॉलो करेगी या 2 को करेगी, ठीक है? जैसे कि अगर मैं यहां पे लिख दूं इथाइल क्लोराइड प्लस KOH गिव यू इथाइल अल्कोहल, ठीक है? तो अब ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही, इथाइल क्लोराइड प्लस KOH गिव्स यू इथाइल अल्कोहल। तो ये मैं कह रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और ये अल्कोहलिक KOH होगा या एक्वस KOH लिया, ये बन गया। अब ये तुम कहोगे SN1 से हुआ या SN2 से, ये डायरेक्ट नहीं कह सकते। अब ये नहीं कहोगे ये प्राइमरी है तो SN1 से ही होगा, भैया
ये तो मैकेनिज्म डिपेंड करेगा, जब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी या बाकी चीजें देख लेंगे तब डायरेक्ट नहीं कह सकते। हाँ सब्स्टिट्यूशन है, ये क्लियर है। अगर अल्कोहलिक KOH ले लेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बोलो क्लियर है आपको, क्या क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। एक ही रिएक्शन में जिसमें सब्स्टिट्यूशन होता है उसी रिएक्शन में एलिमिनेशन हो सकता है, ठीक है। कब? अगर आपसे टेम्परेचर बढ़ जाए तो बॉन्ड सारे टूट के एलिमिनेट हो जाता है एक, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं तो एलिमिनेट करा देता है, वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं तो सब्स्टिट्यूट। और 3 डिग्री में एलिमिनेशन ज्यादा होता है और 1 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन। ऐसे एक सॉल्वेंट का भी है कि पोलर सॉल्वेंट में, प्रोटिक है, पोलर नहीं सॉरी, प्रोटिक सॉल्वेंट में एक बार चेक कर लेंगे SN1 है, और नॉन प्रोटिक ए प्रोटिक में SN2। तो एक प्रोटिक वाला एक बार फिर देख लेना, ठीक है। बोलो क्लियर है। अब हम बात करते हैं दैट इज कौन कौन सी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। चलो पहले बताना बच्चों, इधर बताओ बेटा, सबसे पहली रिएक्शन हॉफमैन अमोनोलिसिस कौन सी है? हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। हाँ भैया नेक्स्ट नेम रिएक्शन है ये तो, आप बोलो। हद हो, इधर बोलो बेटा। हाँ रिएक्शन तो बताओ क्या है, कौन किससे? हॉफमैन अमोनोलिसिस। ये सिंपल रिएक्शन है हॉफमैन अमोनोलिसिस। एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से करते हैं, पहले बनता है प्राइमरी अमीन, फिर बनता है सेकेंडरी अमीन, फिर बनता है टर्शरी अमीन, और फिर सॉल्ट बन जाता है जिसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में होता है तो ये बनता है, और अगर अमोनिया एक्सेस में होती है तो ये बनता है। तो ये रिएक्शन का नाम था हॉफमैन अमोनोलिसिस। क्लियर है? तो इट इज हॉफमैन अमोनोलिसिस। कईयों को नाम नहीं पता होता, इस चक्कर में गलत हो जाता है। दिस वन, ये तो क्वाटरनरी यानी 4 चीजें आगे जोड़ना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बेटा जैसे ना NH4Cl को क्या पढ़ते हो? अमोनियम क्लोराइड। तो ये भी क्लोरीन है तो क्लोराइड पढ़ लेना। और 4 एल्काइल लगे हैं, जैसे 3 एल्काइल को टर्शरी कहते हैं, 4 को क्वाटरनरी कहते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट अगली रिएक्शन बेटा, एल्काइल हैलाइड का Cl हटे और कोई ग्रुप आ जाए, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली जैसे हमने ये KOH की रिएक्शन कही, एक एक्वस हो गया, एक अल्कोहलिक हो गया, तो KOH से करेंगे तो अल्कोहल बनेंगे। तो आपको याद है ना अल्कोहल बनाने के लिए एक और कोई मेथड था, याद करो बाकी लोग भी। यहां इसकी जगह आप Ag2O भी ले सकते हो, लेकिन मॉइस्ट होना चाहिए। क्लियर है? तो अल्कोहल बनाने के 2 तरीके हो गए, या तो एक्वस KOH या NaOH, या फिर मॉइस्ट Ag2। डन बेटा। बोलो ईथर बनाना चाहते हैं एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड से हम यहां जो बनाना चाहते हैं वो ये है, जिसे ईथर कहते हैं। कैसे? जोर से बोलो। हाँ, विलियमसन्स रिएक्शन। बताओ बेटा क्या है? किसे? ये विलियमसन्स रिएक्शन हो जाएगी। अरे विलियमसन्स रिएक्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये सोडियम एल्कोक्साइड से करेंगे तो ये है। अब विलियमसन्स रिएक्शन में भी कई बार बच्चे गलत करते हैं। ये मैंने लिखा है CH3 CH2Cl, और इसकी रिएक्शन कर रहा हूं CH3 होल थ्राइस CONA। मतलब साफ है, यहां मैं ये टर्शरी दिखा रहा हूं। अब क्वेश्चन है इस रिएक्शन में ईथर मेन बनेंगे या एल्कीन मेन बनेंगी? आपको पढ़ा है ना टर्शरी आने पे इस पे। हाँ, यहाँ एक एक जना बोलो। मैंने ये लिख दिया क्वेश्चन ना, अब तुम क्वेश्चन ही मुझसे पूछ रहे हो है? इसमें ईथर बनेंगे आप कह रहे हैं, आप बोलो। ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री। अच्छा ईथर भी बने, एल्कीन, वो जो चाहे बना लो है। हाँ भैया ईथर बनेगा, ईथर ही बनना चाहिए। अगर
हेलो एल्केन का एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री होता है तो एल्कीन बनती हैं। यहां RONA का R ग्रुप कोई भी हो उससे फर्क नहीं है, तो यहां ईथर ही बनाना है। और अगर ये उल्टा कर दें कॉम्बिनेशन, यहां Cl और यहां ONA कर दें तो एल्कीन बनेगी। बोलो क्लियर है, समझ में आया? मिटा दूं ये? चलिए, ये एक और रिएक्शन थी जो इन्होंने भी बोला पहले कि ड्राई Ag2O लेंगे तो ईथर बनेगा, और ये डन। नेक्स्ट बता बेटा, अगर हमने पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन की तो क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड की KCN या पोटेशियम साइनाइड? थोड़ा जोर से बोल। प्रोपाइल कहां से आ गया? यहां कार्बन कहां हमने बोले? कार्बन की आपको ये कहना है RCN यानी नाइट्राइल बनेंगे। ये बात सही है, शुरू से एक कार्बन ज्यादा बनेगा। शुरू में अगर ये 2 कार्बन का है तो ये 3 का बनेगा। एक कार्बन बढ़ाने के लिए ये मेथड अच्छा मेथड है। CN का रिडक्शन कर दें तो क्या बनेगा? क्या कह रहा भाई? CN का रिडक्शन करें तो क्या बनेगा? कॉमन सेंस है, रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहां जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज होकर अमीन्स बन जाएंगे, और क्योंकि नाइट्रोजन किनारे जा रहा है तो 1 डिग्री अमीन बनेंगे। और CN की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड्स बनते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करके आया करिए, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड्स बनेंगे, और रिडक्शन करेंगे तो ये। बता बेटा, अगर आइसोसाइनाइड बनानी हो, वेरी गुड, अगर आप सिल्वर ले लेंगे तो यहां आइसोसाइनाइड बनेंगे, और रिडक्शन पे ये 2 डिग्री अमीन बनेगा RNHCH3। ठीक है, हाइड्रोलिसिस छोड़ सकते हैं, यहां तक क्लियर है? RNH2 और HCOH बनता है, प्राइमरी अमीन बन जाता है RNH2। नहीं, वो कंफ्यूज नहीं कराना चाहते इसलिए नहीं बोल रहे। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट, ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही गया होगा, पोटेशियम नाइट्राइट से रिएक्शन कराना चाहते हैं, एल्काइल नाइट्राइट। फॉर्मूला बोलो। वेरी गुड, RONO। और जबकि ये बोला जाता है KNO2 से रिएक्शन करा रहे। क्लियर? अब बताओ बेटा, अगर सिल्वर नाइट्राइट यानी AgNO2 से रिएक्शन कराएं तो अब याद ही है आपको, RNO2, ये नाइट्रो एल्केन। डन? क्लियर है? बता बेटा, KCN से करके साइनाइड, AgCN से आइसोसाइनाइड क्यों? गुड, लास्ट पॉइंट। दो मतलब, हाँ चलिए थोड़ा सा सही कर लेते हैं, वर्ड आपके सही है, बस एक्सप्लेनेशन गलत जगह का। KCN आयनिक होता है, RCN नहीं KCN। AgCN कोवेलेंट होता है, और KCN जब टूटता है तो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल बनता है, C और N दोनों के पास लोन पेयर होते हैं। बट कार्बन कार्बन बॉन्ड में कैटिनेशन सबसे ज्यादा है, या ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए R के साथ C जुड़ता है, क्योंकि CC बॉन्ड इज वेरी स्टेबल बॉन्ड, तो इसलिए ये जुड़ता है और तब प्रोडक्ट बनता है। यहां पे जैसे ये कह रहे हैं कि ये कोवेलेंट है, और ये सिर्फ नाइट्रोजन का लोन पेयर ही अटैक कर सकता है, कार्बन पे लोन पेयर है ही नहीं, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट बना। डन? हाँ भैया, अब इधर से बोलो, बताओ बेटा, पोटेशियम नाइट्राइट या सिल्वर नाइट्राइट में उल्टे प्रोडक्ट बनते हैं क्यों? जैसे यहां का क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, व्हाई पोटेशियम नाइट्राइट गिव एल्काइल नाइट्राइट व्हाइल सिल्वर नाइट्राइट गिव नाइट्रो एल्केन? वही आंसर है, ये आयनिक है, ये कोवेलेंट है। ये आयनिक होने की वजह से ये टूट जाता है K पॉजिटिव और ONO नेगेटिव में। अब इन दोनों के पास लोन पेयर हैं, बट ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड या बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, स्टेबल ज्यादा बॉन्ड है, इसलिए ये बना। ये कोवेलेंट है, बॉन्ड टूटा ही नहीं, खाली नाइट्रोजन अटैक कर सकता है।
क्लियर है। यहां एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, दो अटैक कर सकते थे, लेकिन इसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इसलिए जुड़ा। यहां एम्बिडेंटेड नहीं आ रहा क्योंकि ये कंपाउंड कोवलेंट है, तो ये आयनाइज ही नहीं होगा, ये जस्ट ऐसे रहेगा AgONO, और ये वाला लोन पेयर इजिली डोनेट होगा। बोलो क्लियर है, डन। चलो अगली रिएक्शन बता बेटा। ये हम पूछ रहे हैं कि CH3Cl की रिएक्शन अगर CH3COOAg से कर दें तो क्या बनेगा। CH3Cl की रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से करें तो क्या बनेगा। शांत रहो। सही है, रुक जाओ, सुन लियो। वेरी गुड, एस्टर बनेंगे, बताओ कौन सा एस्टर। वेरी गुड, ये AgCl निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा विच इज कॉल्ड एज एस्टर मिथाइल एसीटेट, या ये एस्टर बनेगा। बोलो क्लियर है, डन। बता बेटा इसका IUPAC नेम क्या है। बात नहीं, अरे आप बताओ उनसे क्या होना। अब बोलो आप। मदद उसकी कर रहे हैं, आता तुम्हें खुद नहीं है, हेल्प उसकी कर रहे थे, तो बेटा फिर ईथर के लिए क्या नाम लिखे अगर। हाँ हाँ भैया नेक्स्ट बोलो IUPAC नेम। हम बोले मैं तो हेल्प नहीं कर रहा तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो। हाँ बोलो बेटा। थोड़ा सा गलत है, मिथाइल इथेनोएट। ये मिथाइल है, ये दो कार्बन है इसलिए इथ आएगा, तो मिथाइल इथेनोएट, एस्टर का सफिक्स ओएट होता है। बोलो ये सारी रिएक्शन क्लियर ना। ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन हाँ एक बोरोडीन हंसडीकर रिएक्शन थी, उसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड की हेलोजन से करते थे, ब्रोमीन या क्लोरीन, तो एल्काइल हैलाइड बनते थे एक कार्बन कम, लेकिन ये केमिकल प्रॉपर्टीज में है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड एल्काइल हैलाइड से करेंगे तो एस्टर बनेगा। डन, क्लियर है। हाँ भैया एक कन्वर्जन बताइए, यहीं से कहीं से रिलेटेड है, ठीक है, पूछे। इथाइन टू प्रोपाइन, हाँ सिंपल, इथाइन टू प्रोपाइन, बिल्कुल ये मान के चलिए जो अभी लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे वैसा ही है। इथाइन टू प्रोपाइन, बताइए कैसे आएगा। एक जना इथाइन है, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड टू प्रोपाइन, करो करो कॉपी भी होगी, एक बार लिख के करिए, इथाइन टू प्रोपाइन। हाँ जी बोलो बेटा। ऑनलाइन वाला कोई बोलेगा इथाइन टू प्रोपाइन, बोले हेमंत लिख के दिखाओ। एक एक जना बोलिएगा, बताइए, कोई बच्चा बताना चाह रहा है, लिख के बताओ। NaCN से, गलत। आगे देखिए, ये लिखी हुई है बोर्ड में रिएक्शन, वैसे आपने ध्यान नहीं दिया, ऑलमोस्ट ऐसी रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन थी, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये है इथाइन। इथाइन की सोडियम से पहले रिएक्शन करके सोडियम एसिटाइड जैसा कंपाउंड बना लेंगे, और अगले स्टेप में CH3Cl से रिएक्शन करेंगे, NaCl अलग होगा और ये एक हायर एल्काइन आएगी। हमारे कोर्स में था शायद इथाइन टू 1 ब्यूटाइन, NCERT में क्वेश्चन भी था, तो वही वाला क्वेश्चन है। बोलो क्लियर है। अभी कन्वर्जन बहुत करेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई बच्चों एक तरीके से एल्काइल हैलाइड की सब्स्टिट्यूट करके कराने,
और भी आपने पढ़ी है, ये तो 4-5 पेयर वैसे थे, और भी आपने पढ़ रखे हैं कि एक ग्रुप हटेगा, जैसे OH लाना है, सॉरी OH हो गया था, अमीन्स हो चुका है, एस्टर भी हो गया है, तो एल्काइल हैलाइड से मैक्सिमम ग्रुप हम देख चुके हैं कौन कौन से बन सकते हैं। अब है रिएक्शन विद मेटल्स, तो ये थोड़ी आसान है क्योंकि 11th की है। तो पहली है रिएक्शन विद सोडियम, बताओ भैया एल्काइल हैलाइड की सोडियम से करें तो क्या बनता है, आई होप सो आपको याद हो, ठीक है, ये वुड्स रिएक्शन, सोडियम की जगह जिंक ले लें फ्रैंकलैंड, और लिथियम एंड कॉपर आयोडाइड लें तो कोरेहाउस, तीनों पता है। एल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम से कर दें, वेरी गुड, तो ये RMgX बनेगा, ग्रिग्नार्ड, एनी डाउट। तो ये हो गए रिएक्शन विद मेटल्स। लास्ट एलिमिनेशन, अल्कोहलिक KOH ले लें तो एल्कीन बनती है, और ये वाली रिएक्शन इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन में आता है। ये रहा एल्काइल हैलाइड। अब यहां ऑब्वियसली क्या पूछना चाहते हैं, सैटजैफ रूल, कौन सा प्रोडक्ट मेन बनेगा। तो अगर हम यहाँ अल्कोहलिक KOH से करेंगे तो ये Cl निकलेगा, पड़ोस का H निकलेगा, और पड़ोस के H निकलने के बाद ये एल्कीन आ गया, डन, दैट इज सैटजैफ, ठीक है। चलिए समझ में आया, क्यों नहीं है इसमें, देखिए मैं बता दे रहा हूं, लेकिन कार्बिल अमाइन हम अमीन चैप्टर में भी पढ़ेंगे। हाँ हाँ, तो अभी हमने भी एक किया है, देखिए ये है रिएक्शन, ये है प्राइमरी अमीन, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से कर दें तो बैड स्मेलिंग आइसोसाइनाइड बनते हैं, और इस रिएक्शन को कार्बिल अमाइन कहते हैं। और ये हेलोजन डेरिवेटिव क्लोरोफॉर्म की वजह से इस चैप्टर में पढ़ी जा सकती है, या अगले चैप्टर में राइमर टाइमर में क्लोरोफॉर्म की एक रिएक्शन है ना, फिनॉल की क्लोरोफॉर्म की वजह से सेल डिहाइड, उससे रिलेटेड है, दिस इज कार्बिल अमाइन। और इस चैप्टर में क्वेश्चन है, आप सही कह रहे हो, एनसीईआरटी में एक ये क्वेश्चन है, एनिलीन को चेंज करिए फिनाइल आइसोसाइनाइड में, ये हमारे यहाँ एक क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और वो इस रिएक्शन के थ्रू है, ठीक है, दिस वे। बोलो क्लियर है, डन, क्लियर। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब सॉरी, इसके बाद हम एरोमेटिक पे अगर आ जाएं तो एरोमेटिक में क्लोरोबेंजीन की प्रॉपर्टी है वो बहुत कम है, क्यों कम है, क्यों, 4-5 रीजन है। मेन रेजोनेंस है, मतलब क्लोरीन रेजोनेंस में डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज इंटरमीडिएट हो गया, विच इज वेरी डिफिकल्ट, तो इसलिए क्लोरोबेंजीन का Cl निकालना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मुश्किल है, लेकिन डॉज प्रोसेस से हो जाता है, वो आ गया। बताओ भैया क्लोरोबेंजीन में कौन सा ग्रुप लगाएं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तेज होने लगे, इसे -M-I का ग्रुप लगेगा। कहां लगाएं तेज करने के लिए, ऑर्थो और पैरा, और अगर ये NO2 तीनों पे लगा दें तो ये आसानी से Cl हटके OH आ जाएगा, जो प्रोडक्ट आएगा उसे क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। क्यों, क्योंकि उसमें जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा है, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड की जैसा एसिडिक हो जाता है, तो दैट इज नोन एज पिक्रिक एसिड। बोलो क्लियर है, ये क्लियर है सबको ये वाली रिएक्शंस। नेक्स्ट, तो क्लोरोबेंजीन कौन सा डेरिवेटिव है, ऑर्थो पैरा या मेटा, क्योंकि प्लस M है, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव क्लोरोबेंजीन का Cl, ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव, लेकिन ये बेंजीन से कम रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि हाई -I इफेक्ट होने की वजह से इसकी लिटिल बिट डीएक्टिवेटिंग प्रॉपर्टी होती है, कल पढ़ा था वैसे आपको ध्यान हो, तो प्लस M जो होते हैं वो एक्टिवेटिंग होते हैं, हेलोजेंस प्लस M होने के बाद भी स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग है, तो ये थोड़े से डीएक्टिवेटिंग। बोलो क्लियर है, एनी डाउट, ठीक। अब इसका नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन जो भी है वो कर लो, ऑर्थो और पैरा करेंगे, पैरा मेजर आएगा, कोई डाउट है, ठीक है। हेलोफॉर्म हमने पढ़े, क्योंकि क्लोरोफॉर्म की 3-4 रिएक्शन है तो हम पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ठीक है, हमने पढ़ लिया होता है कि हेलोफॉर्म की 4-5 मेन रिएक्शन है तो पढ़ लेते हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी में नहीं। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो अब आप ऐसा करेंगे
कल से हम 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट यहां ले लेंगे। जैसे आपको 4 पेपर भेजते हैं 5, तो 5 पेपर ना भेज के 3 पेपर 2 पेपर वहां भेज देंगे, 1 पेपर यहां अपने सामने करा लेंगे। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहां पे भी हो जाएगा। डन। तो ये आपका हेलो एल्केन का चैप्टर हो गया है। अब हम पेपर आज देंगे आपको, कल हम पेपर डिस्कस कर लेंगे अगर प्रॉब्लम्स होगी आप लोगों की, और नहीं तो आप भी अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस घर से करके प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। तो कल बेसिकली हमारा हेलो एल्केन का प्रॉब्लम डे होगा। एंड ऑब्वियसली अगला चैप्टर जो हम रिवाइज करेंगे वो पी ब्लॉक का ग्रुप 15 कर लेंगे। मतलब एक ऑर्गेनिक हो जाएगा, एक इनऑर्गेनिक हो जाएगा और एक फिजिकल चली गया। ठीक है, तो ग्रुप 15 कर लेंगे। 21 को कह रहा हूं लेने के लिए, आप लोग बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 21 को प्री बोर्ड, 21 को